Let's start with our chapter number 3 of class 9th Maths Ganit Manjari, the world of numbers. Now before starting this chapter, we must know few terms. So कुछ terms हमें ज़रूर पता होनी चाहिए. You can say it as introduction of this chapter. So the few terms that we must know before starting the chapter are, number one is natural numbers. Natural numbers किन्हें बोलते हैं? तो natural number are also known as counting number, which starts from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. 1 से लेके इन्फिनिटी तक यानी इनफाइनाइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होकर उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. और इनका दूसरा नेम क्या है? काउंटिंग नंबर्स. नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. बेसिकली नेचुरल नंबर्स के सेट में ही अगर 0 ऐड हो जाए यानी अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें देन दे बिकम होल नंबर्स. नाउ व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर्स इज अ सम ऑफ नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा इंटीजर कौन से नंबर है. इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं. तो 0 से बिफोर भी नेगेटिव नंबर्स, इन सेंटर 0 एंड आफ्टर 0 इज पॉजिटिव नंबर. अब 0 इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे भी शो करते हैं, हमने पढ़ा हमेशा सेंटर में क्या आता है 0. पॉजिटिव साइड पर क्या होते हैं? राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, ऑन राइट साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द 0 वी हैव नेगेटिव नंबर्स. यही नंबर लाइन पे ऐसे ही इंटीजर्स को शो करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ सेक्शन ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शंस का एग्जांपल क्या है? 2/3, 1/4/5, 11/7 एक्सेट्रा. दीज आर नोन एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस में भी आप देखोगे मैंने पॉजिटिव ही ली है, नेगेटिव नहीं ली, क्योंकि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा हो -7/3, अब इसको देखा जाए तो देखने में क्या लग रहा है फ्रैक्शन, बट ये है नेगेटिव और मैंने कहा फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शन. पर लग तो फ्रैक्शन जैसा रहा है. तो फ्रैक्शंस विद नेगेटिव साइन कह दे. फ्रैक्शंस विद नेगेटिव साइन के लिए एक दूसरा नाम है हमारे पास, दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स. कैसे नंबर्स हैं ये? रैशनल. अब ध्यान से समझेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं. नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज अ रैशनल नंबर. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q. P/Q मतलब ऐसे नंबर्स जिनका कुछ न्यूमरेटर भी होगा और कुछ डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. जैसे 11/7 है तो ऊपर जो लिखा है नंबर वो न्यूमरेटर, जो डाउनवर्ड लिखा है नीचे बिलो वो है डिनोमिनेटर. तो ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. यहाँ पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स. अब फ्रैक्शन के केस में P और Q हमेशा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कैसे नंबर होंगे? नेचुरल नंबर्स. लेकिन रैशनल नंबर्स में ये कैसे होंगे? इंटीजर्स. एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? P/Q में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q यानी ये जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नेवर बी 0. अगर ये 0 हो गया तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3/14 P/Q फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कान भी 0, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर. -11/8 हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स हैं दोनों, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी. अब 0 भी इंटीजर है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, बट 0 कांट कम इन द फ्रैक्शन. 18/5 P/Q है तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर. अब यहाँ देखकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो -7 लिखा है तो ये रैशनल कैसे है? ये तो P/Q में फॉर्म में है ही नहीं. पर अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इमेजिनरी उसे क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर 1. तो -7 को हम क्या कंसीडर करेंगे? -7/1. -7 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? -7/1. इसीलिए ये कैसा नंबर है? जिसका P भी है, Q भी है और Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या है ये? रैशनल नंबर. 0/anything मीन्स 0/1. 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. अब P/Q में P तो 0 हो सकता है, Q ही तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी P/Q फॉर्म में है, तो इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. 6 को भी क्या मान सकते हैं? 6/1 यानी P/Q. 2/1. 1.7 को क्यों बोला है रैशनल? क्योंकि अगर हम 1.7 में पॉइंट हटाएं, डिनोमिनेटर लगाएं, तो ये भी कैसा फॉर्म आ जाएगी? P/Q. 3.66 में भी डेसिमल हटाएंगे तो ये कैसी फॉर्म आ जाएगी? P/Q. अच्छा, √25 को क्यों लिखा है रैशनल नंबर के एग्जांपल में? क्योंकि √25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका होता है 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 यानी P/Q. तो ये भी क्या है हमारे पास? रैशनल. बेसिकली जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, चाहे वो √4 हो, √4 मीन्स 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1. तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रैशनल नंबर्स के. अब ये समझना है 0.55555, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. और एंड सो ऑन लगा है. सो ऑन का मतलब ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, कभी फिनिश नहीं होगा. तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं, फिनिश नहीं होते, जिनका एंड नहीं होता, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये भी किसका एग्जांपल है? रैशनल नंबर का. क्योंकि आगे की एक एक्सरसाइज है जिसमें आप इन नंबर्स को भी P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे. हम सीखेंगे कि इसे P/Q में, जैसे हमने इसे 1.7 को क्या लिख दिया? 17/10 डेसिमल रिमूव करके, ऐसे ही हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 0.555 को भी P/Q में लिख सकते हैं. अब वो कैसे लिखेंगे वो प्रोसीजर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे. तो बेसिकली अब जितने भी नंबर्स जो भी P/Q में हैं, जहाँ पर P और Q क्या है? इंटीजर्स, पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 8/0, दिस कांट बी रैशनल. ये रैशनल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका Q यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल के लिए.
रैशनल क्लियर हो गया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज इररेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं. द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, आर नोन एज इररेशनल नंबर. अब ध्यान से देखेंगे, इसमें जनरली हमारे पास सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब्स आते हैं. यानी जो परफेक्ट ना तो स्क्वायर है ना ही नॉन परफेक्ट क्यूब है. जैसे रूट टू किसी का क्यूब नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर रूट ऑफ थ्री किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. स्क्वायर रूट ऑफ फाइव किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो ये सब कैसे नंबर्स हैं? इररेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते. और हमारे पास इररेशनल में क्या एग्जांपल आता है? पाई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 3.142 एंड सो ऑन करके है. बहुत लंबी है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही. अब ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अभी बोला था कि जो फिनिश नहीं हो सकती, जिसका एंड नहीं है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग. पर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? नॉन रिपीटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, वो तो हमें पता है कि इसका एंड नहीं हो रहा, सो ऑन लगा है, पर रिपीटिशन भी नहीं हो रही. इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो जाता तो वो रैशनल ही हो जाती नंबर. लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो फिनिश हो रही है, ना तो एंड हो रहा है उसका कुछ, वो अभी भी चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही डिजिट्स. जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर 0 के बाद डेसिमल के बाद 10 है, देन 10 के बाद 100, देन 1000, देन 10,000. इस तरह से आप ये देखते हैं कि रिपीटिशन जो है वो नहीं हो रहा. पहले 1 0 थी, देन 2 0, देन 3 0, देन 5 0, देन 8 या 9, कितनी भी है सेम नंबर से तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रही. या तो 10 10 10 ही रिपीट होता रहता है, लेकिन यहाँ 10 फिर 100 फिर 1000. तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि पाई और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है हमारा ई, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इसीलिए इन्हें कैसे नंबर बोला जाता है? इररेशनल नंबर्स. नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स और कुछ नहीं, बस रैशनल और इरेशनल को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक रियल नंबर्स. अब रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, इन्हें मिलाकर हम क्या बोल देंगे? रियल नंबर. यानी इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल. रैशनल को भी रियल बोलते हैं, इरेशनल को भी क्या बोलते हैं? रियल. अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो समझना है हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को. हालांकि मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास वो कैसी होती है. ध्यान से देखेंगे, रैशनल नंबर्स की मैंने अभी बताई टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट है, जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, जो एंड, जिसका एंड हो चुका है. जैसे 1.25, 3.48. अब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है. 6.033, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट्स हैं. तो यानी यहीं तक है ना, बस डेसिमल के बाद 3, यहाँ 2 फिक्स है ना. 4.9 फिक्स है, एंड है, इसमें कोई सो ऑन नहीं लगा हुआ, डैश 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 नहीं लगा हुआ, यानी ये बढ़ता नहीं जा रहा. ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई. नाउ अगर मैं कह दूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि खत्म तो हो नहीं रही और रिपीट होती जा रही है. अब जैसे कि ये 5.99999, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5.9 और 9 के ऊपर बार लगा दिया. जिन भी नंबर्स में बार लगा हुआ है इसका मतलब ये नंबर रिपीट होती जा रही है. तो ये नंबर जो रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग क्योंकि बार लगा हुआ है, रिपीट हो रहा है. तो ये कैसी एक्सपेंशन है? देखो, 100 ऑन लगा है मतलब खत्म तो नहीं हो रही. खत्म नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. पता नहीं कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसके आगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं नहीं पता. तो जिसका नहीं पता, अनलिमिटेड है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. अब रिपीट हो रहा है सेम डिजिट तो रिपीटिंग भी है. तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. जैसे 1.434343. ज़रूरी नहीं कि हर बार सिंगल डिजिट रिपीट हो, कई बार 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकती है. तो हम इसे लिख सकते हैं 1.43 बार हर उस डिजिट पे आता है जो रिपीट हो रही है. अब सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो खत्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे. एग्जाम्पल ऐसे होते हैं इरेशनल नंबर. जैसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया तो 1.18, 118, 1118, इस तरह से नंबर है. अब देखो, पहले यहाँ 18 हुआ, फिर 118, फिर 1118, यानी कि सेम डिजिट तो रिपीट नहीं हो रही. नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख रहा है क्योंकि 100 ऑन लगा हुआ है, यानी कि फिनिश नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग. पर रिपीट भी तो नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग. तो और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 114.72 864931 डैश डैश डैश. यानी कि अब हमें नहीं पता, इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही. तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. और पाई, जिसकी बात हमने करी थी 3.142, इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इसमें भी हमारे पास ना तो ये फिनिश होती है, टर्मिनेट होती है, एंड होती है, ना ही ये हमारे पास रिपीट होती है. अब हमें एक चीज़ और समझनी है, वो है व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर composite numbers. These are the number which have exactly 2 factors. ये वो नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. जिनके फैक्टर करो तो या तो 1 मिलेगा और या फिर वो खुद. जैसे कि ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल 5 के फैक्टर करें तो 1 5 ज़ा 5, 1 इंटू 5, और तो कोई फैक्टर नहीं है, यानी 1 मिलेगा, और एक नंबर खुद यानी 5 मिलेगा. ऐसे ही 3 के फैक्टर करें 3 1 ज़ा 3, या तो 1 मिलेगा, ये नंबर इटसेल्फ. ऐसे ही 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2,
दीज नंबर्स एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 जिनके फैक्टर्स में या तो वो खुद होते हैं या फिर वन, दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट में क्या है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एग्जाम्पल 6 की बात करें तो 1 इंटू 6, 6 1 6 तो होता ही है, और क्या होता है 2 3 6 भी होता है, यानी 6 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, ये सब 6 के फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं 6 के, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और हमें और इजी लैंग्वेज में समझना है तो हम ये भी समझ सकते हैं, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। एंड द नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ अदर, जो दूसरों के टेबल में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, कि हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस माइनस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे इंटीजर्स की। ये हमने क्लास 8 में भी ये रूल्स पढ़े हैं, तो ये सेम वही रूल्स हैं। पहले बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है तो प्लस प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव की ही एडिशन हो रही है तो प्लस प्लस प्लस। नेगेटिव में नेगेटिव की ही एडिशन हो रही है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो भी हम क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज ऐड। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस। अब अगर प्लस में माइनस ऐड हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और माइनस प्लस तब भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। हम ये हमेशा करते हैं, बेसिक है, बस मैंने एक बार रिवीजन कराया, तो ध्यान से समझेंगे। प्लस प्लस प्लस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए जैसे 3 और 4, 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, कैसे पता लगा पॉजिटिव है, 3 के आगे क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस। 4 के आगे क्या साइन है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं, -3 है -4 है, 3 के आगे भी नेगेटिव 4 के आगे भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हैं। अब माइनस माइनस भी क्या होता है, माइनस माइनस होगा तो भी क्या करना है, ऐड, यानी प्लस करना है। 4 और 3 7, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। हमेशा याद रखना कि हमने जो भी अप्लाई करना था, प्लस करना था या माइनस, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि साइन कौन सा लगता है। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। 3 और 4 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, विदाउट साइन देखें तो वैल्यू किसकी है, 4 बड़ा होता है। 4 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल नहीं, प्लस माइनस, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, और ग्रेटर नंबर का साइन, इन दोनों में ग्रेटर क्या है, 8, 8 का साइन यानी प्लस का ही रहेगा, यानी 6 ही रहेगा आंसर। अब अगेन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करना है, माइनस। दोनों साइन सेम है तो क्या करना है, ऐड, सिंपल। अब डिफरेंट है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 1 गए 5, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन तो लगाना है, तो यानी ग्रेटर नंबर 6, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -5। तो सिंपल सी ट्रिक है इसे याद रखने के लिए, इंटीजर्स की सिंपल सी जो ट्रिक है इंटीजर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन को याद रखने की, वो यही है कि अगर दोनों सेम साइन होंगे तो ऐड करना है। सेम साइन के केस में क्या करना होता है, एडिशन। डिफरेंट साइन, डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव, अलग हो गया ना, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। माइनस, या फिर ऐसे समझ लो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का रूल भी है, साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड, दोनों में सेम रूल चलता है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, इन बोथ द ऑपरेशंस रूल विल बी सेम, ध्यान से देखेंगे। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से, देन द रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 2 × 3, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। रूल इज क्लियर। अब अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से, देन ऑल्सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। लुक एट द एग्जाम्पल, -4 × -7, तो माइनस से माइनस क्या होता है, पेयर में कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, पेयर में माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूँ, 4 7 28, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव है मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे, जैसे 4 × -5, तो 4 5 20, पर एक नेगेटिव है, नेगेटिव को उसका पेयर तो नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिव को उसका पेयर नहीं मिला, उसका पार्टनर नहीं मिला, तो ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव जब दूसरे नेगेटिव के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है ना। माइनस इंटू प्लस, यानी एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो भी आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। 3 2 6, क्योंकि इस नेगेटिव को पार्टनर नहीं मिला तो ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे कि जब तक नेगेटिव को कोई पार्टनर नहीं मिलता वो नेगेटिव ही रहता है। नेगेटिव नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए दिस इज द सेम रूल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंट्रोडक्शन। सो नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन, सो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज। So question number 1 of exercise 3.1. Let's read the question. A merchant in the port city of Lothal is exchanging the bags of spices for copper ingots. पहले हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। एक मर्चेंट है लोथल में, जहाँ पर वो बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी जो स्पाइसेस के बैग्स होते हैं उसको एक्सचेंज करता है कॉपर इनगॉट्स के साथ। कॉपर इनगॉट मतलब कॉपर की ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक की शेप की जो शेप होती है उसे इनगॉट बोलते हैं, यानी कॉपर ब्रिक्स के साथ एक्सचेंज करता है। ही रिसीव्स 15 ingots for every 2 bags.
अब 15 इंगॉट ऑफ कॉपर मिलते हैं उसे 2 बैग्स के एक्सचेंज में. इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विद. अब अगर वो 12 बैग्स के साथ एक्सचेंज करेगा तो उसे कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे. ये हमारा बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है जो हमने क्लास 6 से भी किया है. सिंपल, ध्यान से देखेंगे कैसे. फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले में एक्सचेंज में उसे कितने इंगॉट्स मिलते हैं, कितनी कॉपर की ब्रिक्स मिलती हैं. 5 कॉपर इंगॉट्स मिलते हैं. तो अगर 2 बैग्स के लिए 15 मिलते हैं, 15 मिलते हैं, तो 1 बैग के लिए कितने मिलेंगे. 1 के लिए यूनिटरी के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 15/2 मिलेंगे. अब हमें यही नहीं सॉल्व करना है. कोई हमसे 1 बैग का एक्सचेंज नहीं पूछा, हमसे कितने बैग्स का एक्सचेंज पूछा है, 12. तो फॉर एक्सचेंज ऑफ 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस 15/2, देखो यूनिटरी में क्या करते हैं, 1 के लिए डिवाइड, 1 से ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा बैग्स की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 2 1 2 2 6 तो 15 × 6 विच इज़ 90 इंगॉट्स ऑफ कॉपर. तो 90 ब्रिक्स मिलेंगे उसे 12 बैग्स के एक्सचेंज में. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द सीक्वेंस नंबर्स ऑन अ कॉलम ऑफ अ ईशानगो बोन. एक बोन का पीस है जिसका नेम है ईशानगो बोन और उसके ऊपर हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं उस कॉलम के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन का पीस है और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं 11 13 17 19 इस तरह से. तो नंबर है 11 13 17 19 इस तरह से. तो क्या पूछा है, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स. ये बताओ कि इनमें क्या कॉमन है और नेक्स्ट 3 लिखो. अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं. पहली बात तो ये ऑड है ना, ध्यान से देखो 11 13 17 हर एक की एंड डिजिट 2 4 6 8 0 में से तो कुछ नहीं भी, यानी ये कैसे नंबर हैं, ये हैं ऑड नंबर्स. सेकेंडली ध्यान से देखो तो इन नंबर में एक पैटर्न और है. 11 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 × 11 2 ही फैक्टर्स हैं. 13 के फैक्टर करेंगे तो 13 1 13. 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 1 17. 19 के फैक्टर करते हैं तो 19 1 19. यानी ये सारे ऐसे नंबर्स हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. दीज आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. अब ऐसे नंबर्स को हमने अभी इंट्रोडक्शन में रीड किया था, इनके 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीज आर प्राइम नंबर. तो इनके पास इन नंबर्स में क्या कॉमन है, तो हमसे कॉमन चीज़ पूछी थी. तो वी कैन से ऑल दीज आर ऑड प्राइम नंबर्स. सबके सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं. और अगर ये ऑड प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट 3 क्या होंगे, ये तो हम वर्बली भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, ध्यान से देखो. 19 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 20, पर 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 21 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, वो भी टेबल में आता है. 22, देन 23. यस, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. तो 23 कैसा नंबर होगा, 23 एक ऑड प्राइम नंबर है. देन 24 25 26 27 28 29 ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये भी क्या है, ऑड प्राइम नंबर. देन 30 भी 5 के टेबल में आता है, 6. देन 31. तो नेक्स्ट 3 पूछे थे, तो दीज आर नेक्स्ट 3. 31 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 37. See, so all these are prime numbers, odd prime numbers. Now moving to next question is, we know that natural numbers are closed with respect. We know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural numbers is always natural number. हमें पता है कि अगर हम natural numbers को ऐड करते हैं तो हमेशा natural number ही मिलता है. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की. Are they just closed under subtraction? Provide a couple of example. क्या subtraction को भी फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को. तो ध्यान से देखेंगे, इन्होंने ये कहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये हम भी पता है. फॉर एग्जांपल 2 + 3, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर. इन्हें ऐड करते हैं तो 5, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a इज़ अ नेचुरल नंबर एंड b इज़ अ नेचुरल नंबर एंड वी ऐड देम, देन द रिजल्ट a + b ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये बात तो ट्रू है. अब सब्ट्रैक्शन में क्या ट्रू है, तो ध्यान से देखते हैं. सब्ट्रैक्शन में इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 - 3 कर रही हूँ तो क्या आएगा, 5. इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो इस एग्जाम्पल के लिए तो ये हो गया ट्रू प्रॉपर्टी. लेकिन अगर मैं इसी को ऑपोजिट कर दूँ, 3 - 8, तो अभी हमने कहा था प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर का साइन, यानी 8 का साइन आएगा, दैट इज़ -5, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यानी ये ऑलवेज नहीं है, ये हमेशा क्लोजर नहीं होते. तो हमें एग्जाम्पल्स देने थे कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज विद सब्ट्रैक्शन. तो उसके एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं. So the examples for this is, for example 3 - 8 is -5, which is not a natural number, जो हमने अभी ऊपर दिया. और हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 - 5 which is 0. 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता. 0 is a whole number but 0 is not a natural number. So 0 is also not a natural number. So our answer will be no. Natural numbers are not closed under subtraction.
कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Ancient Indians used the joints of their fingers to count a practice still even seen today. Each finger has 3 joints and a thumb is used to count the numbers. How many can you count on one hand? How does it relate to the ancient base 12 counting system? तो इसे ध्यान से समझेंगे. जैसे हमारा ये जो हैंड है, इसमें हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारे हैंड में कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 फिंगर्स एंड 1 थंब. अब फिंगर्स में हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं? तो जनरली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने जॉइंट्स होते हैं? 3. ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स. तो अगर हम इसे काउंट करना है हमें इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे काउंट करते हैं हम. तो हमें इसी का यूज़ करके बताना है कि हाउ मैनी जॉइंट्स डू वी हैव. तो हमने क्या लिखा? ईच फिंगर एक्सेप्ट फॉर थंब. हमने कहा हर एक फिंगर की बात करें थंब को छोड़कर, तो कितने जॉइंट्स हैं उसमें? 3 जॉइंट्स हैं. ठीक है. एंड नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है हमारे पास इन ईच हैंड इज़ 4. सो जॉइंट्स ऑन ईच फिंगर, हर फिंगर पे जॉइंट्स कितने होंगे? 3 हैं. तो टोटल जॉइंट्स कितने होंगे? अगर हम टोटल जॉइंट्स की बात करें, दैट विल बी 4 × 3 विच इज़ 12. तो अब हम थंब की हेल्प से पॉइंट आउट करके 1 से लेकर 12 तक काउंट कर सकते हैं. और इसी सिस्टम को कहा है कि ये रिलेटेड है किससे? 12 फिंगर जॉइंट से. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस 12 सिस्टम या बेस एंशिएंट बेस काउंटिंग सिस्टम. ओके, नाउ इसकी रिलेशन के लिए मैंने एक लाइन है जो आपको लिखनी है. सो दिस इज रिलेटेड टू द एंशिएंट बेस 12 counting system where people counted the 12 finger joints using the thumb. तो सिंपल है, बस हमने कहा यही जो है प्रीवियस जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.2. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. द टेम्परेचर in the high altitude desert of Ladakh. The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. नून टाइम पे कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. मिडनाइट के टाइम तक कितना ड्रॉप हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. ड्रॉप मीन्स फॉल हो गया, कम हो गया. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो सिंपल है. तो टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले. टेम्परेचर एट नून कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में फॉल कितनी आई है? तो ड्रॉप इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस. तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे. मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 4 डिग्री सेल्सियस में 15 ड्रॉप हो गया. अब कोई चीज़ फॉल हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए साइन क्या लगेगा? नेगेटिव. अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती, बढ़ रहा होता, तो हम इसके लिए प्लस करते. सिंपल है. ड्रॉप का मतलब डिक्रीज, तो माइनस यूज़ करेंगे. प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 4 इज 11. और ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, तो -11 डिग्री सेल्सियस. सो द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज 11 डिग्री, नेगेटिव 11 डिग्री सेल्सियस. अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, यानी डेप्थ लेता है 850 रुपीज़ की. द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ फॉर्च्यून या प्रॉफिट ऑफ 1200. नेक्स्ट डे उसका प्रॉफिट होता है 1200. द फॉलोइंग वीक ही इंकर्स अ लॉस, और उसी वीक में उसका लॉस भी हो रहा है कितना? 450 रुपीज़ का. राइट दिस सीक्वेंस इन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेटर्स फाइनल स्टैंडिंग. सिंपल है. पहले बात करते हैं डेब्ट यानी कर्जा, या फिर जिसे हम लोन भी कह रहे हैं. तो लोन भी तो एक कर्जा है ना, तो डेब्ट है वो कितने का है? 850 रुपीज़. देन प्रॉफिट की बात करते हैं, वो कितने रुपीज़ का हुआ है? वो हुआ है 1200 रुपीज़ का. देन बात करते हैं लॉस की, तो वो कितने रुपीज़ का हुआ है? 450. अब हमसे बोला है एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए. अब बात करेंगे लोन. डेब्ट है तो उसके लिए साइन कैसा लगेगा? नेगेटिव. डेब्ट है, कर्जा है, ठीक है, तो उसके लिए साइन क्या लगेगा? नेगेटिव. प्लस प्रॉफिट के लिए प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, आ रही है वैल्यू, मनी आ रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन. फिर लॉस हो गया, तो लॉस के लिए भी कैसा साइन लगेगा? -450. याद रखेंगे, डेब्ट हो या लॉस हो, तो वो दोनों चीज़ें, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, कर्जा चढ़ रहा है तो नेगेटिव, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव. अब ये 2 नंबर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्लस माइनस माइनस, यानी 1200 में से 850 माइनस करेंगे. और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर कौन है? ये, इसका साइन यानी प्लस का ही रहेगा. -450 एज इट इज़. अगेन प्लस माइनस माइनस, और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर है ये, इसका साइन यानी नेगेटिव. यानी ओवरऑल जो है कितने रुपीज़ आ गए? -100 का मतलब अभी भी ट्रेडर के पास कर्जा रहेगा. सो द ट्रेडर इज स्टिल इन डेप्ट ऑफ ₹100. अभी भी ट्रेडर के पास 100 रुपीज़ का डेप्ट रहेगा, कर्जा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ. हमें कुछ वैल्यूज सॉल्व करनी है ब्रह्मगुप्त का लॉ लगाकर. कुछ क्वेश्चन हैं, देखेंगे. पहला है -12 × 5,
then second we have minus 8 into minus 7, then third we have 0 minus minus 14, then next we have fourth part is minus 20 डिवाइड बाय 4। ध्यान से देखेंगे हम ब्रह्मगुप्त का लॉ क्या था। ब्रह्मगुप्त ने हमारे पास यही ब्रह्मगुप्त का लॉ वही है जो इंटीजर्स के लिए था। पहले हम इंटीजर्स के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि वो अगर हम इंटीजर्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी क्या आएगा पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उन्हें मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आंसर कैसा रहेगा नेगेटिव। तो वही लॉ हमें यूज़ करते हैं यहाँ पर। द सेम लॉज वी हैव टू यूज हेयर, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव। तो सिंपल पहले मल्टीप्लाई करें, 12 5 16 और एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पेयर में कैंसिल होता है, पेयर तो नहीं बन रहा, तो आंसर भी कैसा आएगा नेगेटिव, यानी माइनस 60। नाउ वन इज नेगेटिव अदर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पेयर में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो माइनस 8 इंटू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 56। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर्स, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर और इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसे कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को, तो यानी एक सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स मीन्स एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, सेम थिंग। तो 14 + 0 इज 14। नाउ एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर से, तो नेगेटिव तो पेयर में कैंसिल होता है, तो आंसर कभी क्या रहेगा नेगेटिव, यानी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 4 1 4 4 5 20 और नेगेटिव एज इट इज, तो माइनस के 5। सिंपल है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट। ओके, डेब्ट है जैसे DEBT, हमें एक रियल वर्ड एग्जांपल लेना है डेब्ट का, कर्जे का। वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने अभी इसमें करके दिखाया कि नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना या पॉजिटिव को ऐड करना एक ही बात है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे इसे रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज नेहा हैज़ 10 रुपीज इन हर वॉलेट। नेहा के पास उसके वॉलेट में या पर्स में कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़। एंड इस एग्जांपल को हमें रियल लाइफ में एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो हैज़ अ डेब्ट ऑफ ₹5, और उसके ऊपर कर्जा भी है कितने का, 5 रुपीज़ का। ध्यान से सुनेंगे, नेहा के वॉलेट में 10 रुपीज़ है और उसके ऊपर कर्जा है 5 रुपीज़ का, यानी उसे 5 रुपीज़ किसी के देने हैं। कर्जा है 5 रुपीज़ का मतलब 5 रुपीज़ उसके देने हैं, उधार है। इफ़ समवन सच एज हर फ्रेंड, हमने कहा अगर कोई समवन जो कि उसकी फ्रेंड है रिमूव्स हर डेब्ट, किसी ने फ्रेंड ने कहा कि मैं हेल्प करती हूँ तेरा कर्जा उतारने में, कितनी रुपीज़ की हेल्प करनी है, 5 की, तो मैं 5 रुपीज़ दे देती हूँ। देन नेहा फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव बाय 5 रुपीज़, उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि वो कर्जा जो किसी और ने अब चुका दिया है, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो हो गया। कैसे, इसे हम मैथमेटिकली समझेंगे, ध्यान से देखेंगे मैथमेटिकली कैसे समझेंगे इसे। 10 रुपीज़ थे और उसके वॉलेट में थे, तो पॉजिटिव होंगे। अब 10 में से उसके ऊपर 5 रुपीज़ का डेब्ट है, 5 रुपीज़ का क्या है डेब्ट, तो डेब्ट कैसा होगा, 10 उसके पास थे तो पॉजिटिव रहेंगे, 5 रुपीज़ का डेब्ट है तो ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, और उसे देना है, ठीक है। लेकिन किसी ने आकर उसकी हेल्प कर दी 5 रुपीज़ के डेब्ट में, देखो 10 रुपीज़ उसके पास थे पॉजिटिव, 5 रुपीज़ का उस पर डेब्ट था तो नेगेटिव, माइनस के 5 होंगे। अब उसके फ्रेंड ने उसका कर्जा रिमूव कर दिया, दे दिया, उसका दे दिया है कर्जा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी उसके पास 10 ऑलरेडी थे, अब ये किसी और ने उसकी जगह पे कर दिए, तो अब उसके पास टोटल मनी क्या होगी 15, यानी जो हमें डेब्ट हमें रिमूव करनी थी वो नेगेटिव नंबर थी, नेगेटिव ही तो थी क्योंकि वो डेब्ट थी। लेकिन डेब्ट को रिमूव करना, क्योंकि डेब्ट को रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए मैंने कौन सा साइन लगाया, माइनस, और किसे रिमूव करने के लिए, इस डेब्ट को रिमूव करने के लिए, डेब्ट है माइनस 5 रुपीज़, डेब्ट है इसलिए नेगेटिव लगा, और इसे रिमूव कर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, तो ये माइनस हो गया। तो हम 10 में से हमने -5 को माइनस कर दिया, चुका दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली इसे हमने कैसे लिख दिया, दस रिमूविंग अ डेब्ट, डेब्ट कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, इज सेम एज एडिंग मनी, उसको मनी ही तो दे दी, 5 रुपीज़ का जो कर्जा था वो किसी और फ्रेंड ने उसको दे दी थी, आप चुका देना, तो उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ही तो हो गया। तभी तो हमने कहा कि सेम एज उसकी जो पोजीशन है वो कितने रुपीज़ इंप्रूव हो गई, 5 रुपीज़, क्योंकि वो 5 रुपीज़ किसी और ने दे दी, उसका कर्जा किसी और ने चुका दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दीज 2 एक्सरसाइज अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल do in the next week. Start with our new exercise 3.3 of chapter 3 class 9th maths Ganit Manjira. We have already done the introduction in the previous video.
प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है कि ये जो दो रेशनल नंबर हमें गिवन है क्या ये इक्वल है। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी 7th 8th में किया है कि अगर दो रेशनल नंबर्स फिलहाल ये फ्रैक्शंस भी हैं तो इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2/3 ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, बट 4/6 तो सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 2 4 2 3 6, तो दोनों कैसे आ गए, सेम। सो 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। वाई दे आर इक्वल, क्योंकि जब हमने 4/6 को सिंप्लीफाई किया है तो वो भी किसके इक्वल आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2/3। या फिर एक और तरीका हम ऐसे भी कर सकते थे, देयर इज़ वन मोर मेथड, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करो या फिर आप 2/3 को भी 4/6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्लियरली विजिबल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 3 2 6 2 2 4, अगेन 4 and 6 में कन्वर्ट हो गया है 2/3, तो 4 and 6 and 4/6 आर इक्वल। तो आइदर यू कैन यूज दिस मेथड और दिस। नाउ अगेन 5/4 अगर हमसे देखे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 10/8 ये हो सकता है, यस, दोनों नंबर 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 5 10 2 4 8, सो 5/4 एंड 10/8 आर ऑल्सो इक्वल। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, -3/5 ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, पर ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 3 6 2 5 10, सो दिस एंड दिस आर ऑल्सो इक्वल, बोथ आर नेगेटिव। नाउ 9/3 एंड 3/1, तो 9/3 को 3 को तो हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट 9/3 3 1 3 3 3 9, सो अगेन 3 and 9/3 आर इक्वल। तो ये तो सिंपल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थी, इसमें कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ, इनका सम फाइंड करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ दीज। तो सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो एलसीएम वही आ जाता, पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 2 दैट इज़ 10, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया है 10। नाउ 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 2 पे, सो 2 × 2, अगेन न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, 3 को 10 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 1 पर, सो 2 2 4 3 1 3/10 विच इज 7/10। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखेंगे, एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, स्मॉलेस्ट नंबर इससे डिविजिबल है 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, अगेन 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 1 3 1 एज इट इज। नाउ द एलसीएम इज 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4 2 8, 3 24, so LCM is 24. now again we will write numerator as it is, denominator के टेबल में कहाँ आता है LCM, 12 2 24, numerator as it is 5 के टेबल में 24, 3 तो 7 2 14, 5 3 15/24 which is 29/24. now if the fraction is improper मतलब numerator greater है denominator smaller है, so you have to convert it, 24 1 24 and 5। आपको पता है ये कैसे लिखते हैं, QR/D, क्वेश्चन यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, डिवाइजर यहाँ। एक बार दिखा देते हैं, 24 को डिवाइड करना है 29 से, 29 to be divided by 24, 24 1 24, so this is the remainder, quotient and divisor, so QR/D, Q यानी quotient is 1, R remainder 5 और divisor 24। now next 7 and 14, again we will take the LCM, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, तो LCM आ जाएगा 7 × 2 which is 14, so we will write 14, again numerator as it is, 7 के टेबल में 14 आता है 2 पर, numerator as it is 14 के टेबल में 14 1, 4 2 8, नाउ प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 इज 5, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन, आउट ऑफ दीज 8 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन यानी -5/14। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस, अगेन द सेम वे वी हैव टू डू एज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, सम किया था, अब बस डिफरेंस करना है। अगेन वी विल टेक एलसीएम, कैसे लेंगे ध्यान से देखेंगे, एलसीएम 6 और 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 1 3, सो एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 which is 12, so we will write 12, again numerator as it is, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, 1 as it is, 4 के टेबल में 12 3 पर, तो 10 - 3 is 12 which is 7/12। now again we will take LCM of 4 and 8, 4 1 4, 4 2 8, or you can use 2 also, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, again 2 1 2, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर यूज़ करते हैं, बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स यूज़ करें, सो 8 और 4 का LCM क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 8, numerator as it is, 8 के टेबल में 8 1 पर, numerator as it is 4 2 8, now 11 - 6/8 which is 5/8, now -7/9 as it is, we know माइनस माइनस प्लस, ये हमने ऑलरेडी साइन प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 और 3 का भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 -7 as it is, now 2 as it is, 3 के टेबल में 9, 3 3 तो -7 + 4/9, सॉरी 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, so 7 - 6 is 1, और ग्रेटर नंबर का साइन, so answer will be -1/9, answer will be -1/9। now moving to next question, that is
फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं सेम टेबल तो नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5। अगेन 7/11 इंटू 5/8, ये भी सेम टेबल में नहीं आते, ये भी सेम टेबल में नहीं आते, तो 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। जब नहीं आते, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू मल्टीप्लाई देम। नाउ -4/7 इंटू 5/14, 4 और 14 दोनों 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सो 5 2 जा 10 एंड 7 7 जा 49। So 5 2 are 10 and 7 7 are 49. Now next question, that is find the quotient of these। इस बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए भी सेम ही रूल है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का रूल भी सेम है जैसे हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। हमें फ्रैक्शंस को डिवाइड करना नहीं आता तो हम फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते, हम उन्हें भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। अब फ्रैक्शंस अगर हमारे पास डिवाइड करने हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रूल है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, पर कंडीशन क्या है, द फ्रैक्शन विच इज रिटन लेटर, जो बाद में लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का रूल क्या है कि व्हेनेवर वी विल चेंज द साइन ऑफ डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, द फ्रैक्शन विच इज रिटन एट द लेटर, जो बाद में लिखा है, उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। 3/10 है तो क्या कर देंगे, 10/3। कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सो 2 10 जा 20, 3 3 जा 9। अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और अब इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अभी भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो 7 8 जा 56 एंड 11 5 जा 55। नाउ नेक्स्ट -4/7 एज इट इज, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नाउ देयर इज सम सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज question number 6. Next is question number 6. Now in question number 6, show that this is equals to this। हमें ये शो करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो कभी भी कुछ इक्वल प्रूफ करना होता है किसी इक्वेशन में, तो सिंपल है, वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, सो यस दीज टू आर इक्वल, और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं, देन दीज टू आर नॉट इक्वल। तो बेसिकली हमें इसमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम, 1/2 + 3/4 इंटू 8/3। अब प्लस में तो एलसीएम लेंगे, प्लस हो या माइनस तो एलसीएम लेना होता है। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, करके देख सकते हैं। 2 अब न्यूमरेटर एज इट इज, 2 के टेबल में 4 2 पर, न्यूमरेटर एज इट इज 4 के टेबल में 4 1 1 के ऊपर आता है। नाउ 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, सो 2 + 3 विल बी 5/4। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड ये है, इक्वल टू के ये लेफ्ट, ये है राइट साइड। 1/2 इंटू 8/3 + 3/4 इंटू 8/3। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हमें करना है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो दिस इज 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, हेयर 2 1 जा 2। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या, 1 1 1 जा 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3। नाउ 2 एज इट इज, 1 के टेबल में 3, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 6 + 4 10। Again this is also same, so as left hand side is equals to right hand side, hence proved. Now moving to next question, simplify the following using distributive property. First of all we must know what is distributive property, कि distributive property होती क्या। तो ध्यान से देखेंगे, if I write a into b plus c, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है कि मैंने इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है a, उसे दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ ए को पी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ए को सी के साथ भी। अब अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यही अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के पास भी और ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के पास भी, लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हमें 7/9 को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर भी, और 7/9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/4 के साथ भी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। नाउ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, so we will get 2/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 3 4 जा 12। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम लेंगे, 3 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। नॉन न्यूमरेटर एज इट इज, 3 के टेबल में 12 4 पर, अगेन न्यूमरेटर एज इट इज 12 के टेबल में 12 1 पर, 2 4 जा 8 एंड 7 1 जा 7। नाउ 8 - 7 विच इज़ 1, सो वी विल गेट 1/12। सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन of this exercise,
फाइंड रैशनल नंबर्स, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6x प्लस हाफ। बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में करते थे और वैल्यू निकालनी है। अब ये ब्रैकेट के बाहर है नंबर, आउटसाइड द ब्रैकेट, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5/6x प्लस 5/6 इंटू 3/5, 5/6x प्लस 1/2। नाउ सेम चीज़ लेफ्ट साइड पर है, सेम चीज़ राइट साइड पर। एक काम करते हैं, नंबर 5 1 5, 5 1 5, 3 1 3, 3 2 6, तो 5/6x और ये 1/2, 5/6x प्लस 1/2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो चीज़ लेफ्ट पे है वही राइट पे है, सेम चीज़, बोथ साइड्स आइडेंटिकल है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को मैंने वन साइड कर दिया और नंबर्स को वन, ऐसे भी समझ सकते हैं। या तो दोनों चीज़ हम कह दें कि आइडेंटिकल ही है, बात एक ही है। दिस माइनस दिस इज जीरो, दिस माइनस दिस इज जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। वेन एवर यू गेट दिस कंडीशन दैट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, कभी भी आपके पास जीरो इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। वेन एवर बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है। सो दिस इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है इज ट्रू फॉर एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर के लिए ट्रू है। x की वैल्यू 1 2 3 -1 -4 -5 कुछ भी हो सकती है। देयरफॉर x कैन बी एनी रैशनल नंबर। x जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, विच एवर यू वांट टू पुट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एनीथिंग बट रैशनल। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये हमने हमेशा प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार किया है, हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, बट दिस टाइम बस हमारे पास एक नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाएंगे तो वो जीरो के राइट की बजाय नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पर होंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 3 पार्ट्स दिए इन्होंने, रिप्रेजेंट दीज 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। अच्छा, एक ही नंबर लाइन पर करना है, पर इनसे भी पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कभी भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान से देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। अब जो मैं फ्रैक्शन के लिए रूल बता रही हूँ सेम विद रैशनल नंबर, तो न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3/7, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कभी भी मुझे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे मैंने 2 प्रॉपर फ्रैक्शन लिए, एक 3/7 और एक ले लिया है -2/9। तो ध्यान से देखेंगे मैं इन 2 पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने देखना है तो पहले तो देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैंने एक पॉजिटिव भी ले लिया और एक नेगेटिव भी ले लिया। अगर मुझे कभी भी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है तो याद रखेंगे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, -1 -2। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा। कब? अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा 0 और 1 के बीच में बनाते हैं अगर वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और -1 के बीच में। अब ध्यान से देखते हैं और कोशिश करेंगे कि ये गैप हमारा इक्वल हो। हम ज़्यादातर जो गैप लें वो इक्वल लें, जितना हमने 0 से लेफ्ट साइड पे 1 को लिखा है उतना ही राइट साइड पे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे 3/7 को रिप्रेजेंट करना है तो प्रॉपर है तो पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में बनेगा। अब 3/7 है तो 3/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो भी हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि 7, उससे 1 लेस लाइंस इक्वली हमें गैप बनाना है। ध्यान से सुनेंगे, इक्वल लाइंस कितनी बनानी है? जो भी डिनोमिनेटर है उससे 1 लेस, यानी 7 है तो 6, और 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6। अब आउट ऑफ दीज 6 जो न्यूमरेटर है 3, तो 0 के बाद थर्ड वाली काउंट करोगे, 0 को नहीं इंक्लूड करना, 0 के बाद 1 2 3, तो ये हो गया 3/7। एक और पार्ट से देखते हैं, मैंने कहा कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो 0 और 1 के बीच में बनेगा अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है जैसे कि -2/9 तो वो 0 और -1 के बीच में बनेगा। अब जितना भी डिनोमिनेटर है उससे 1 लेस, अगर 9 है तो 8, यानी 8 इक्वल लाइंस बना देंगे हम। कितनी इक्वल लाइंस बनाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल लाइंस हो गई। और इस साइड क्यों बनाइए? लेफ्ट पे, क्योंकि कैसा फ्रैक्शन है? नेगेटिव। ठीक है, अब -2 है तो यानी 2, माइनस की वजह से तो लेफ्ट पे बन गया। अब 2 तो 0 के बाद 1 2, 0 के बाद कौन सी वाली लेनी है? सेकंड वाली, तो ये हो गया -2/9। अब प्रॉपर तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर की। अगर फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो या फ्रैक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे? इम्प्रॉपर के लिए हम क्या करेंगे? वैसे -/2/9 एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो फ्रैक्शन है बट ये क्या है? दोनों रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इम्प्रॉपर अगर रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है 2 होल 3/5, तो इसे कैसे बनाएंगे? इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि मैंने इसे इम्प्रॉपर को मिक्स में लिख दिया। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते थे 5 2 10 और 13/5। अब 13/5 को मैंने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल, इम्प्रॉपर में, मिक्स में, सॉरी।
किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स में। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जैसे 13/5, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसे मिक्स में करेंगे। अब मिक्स में करके हमारे पास आ गया है 2 होल 3/5, और ये तो पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो जीरो की लेफ्ट साइड पे तो नहीं बनेगा, ये तो जीरो की राइट साइड पे बनना चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। और कहाँ बनेगा, 0 और 1 के बीच में, नो, क्योंकि ये इन मिक्स फ्रैक्शन है या ये कह दे इम्प्रॉपर है, तो ये 1 के नहीं, जो भी इसमें होल पार्ट लिखा है, क्या लिखा है होल वाली जगह पर 2, तो 2 और उससे आगे वाला नंबर यानी 2 और 3 के बीच में बनेगा। दोबारा से समझेंगे, मिक्स सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स में। अब मिक्स में जो होल वाला पार्ट है तो उस नंबर और उसके नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में बनेगा, यानी 2 और 3 के बीच में। और अब सारा रूल सेम है प्रॉपर वाला। अब इतने पार्ट से तो पता चल गया 2 और 3 के बीच में बनेगा। अब ये बिल्कुल प्रॉपर वाला पार्ट हो गया 3/5। 5 है तो कितनी लाइन्स, 1 2 3 4, और 3 लिखा है ऊपर तो 1 2 3, यानी ये वाली लाइन है 2 होल 3/5, और यू कैन से 13/5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है -17/4। तो अब पहले क्या करेंगे, इसे मिक्स में करेंगे। मिक्स में कैसे करते हैं, QR/D। अभी मैंने मिक्स में करके दिखाया था ऊपर, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइडर। तो 4 4 16 और 1, और माइनस के है तो माइनस के 4, क्योंकि नेगेटिव है तो -4 होल 1/4। हमने सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया -4 होल 1/4, मिक्स में लिख लिया। अब -4 है तो -4 जहाँ जो भी नंबर मिक्स में लिखा होता है वही उस नंबर और उसके नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में बनता है, तो -4 और -5 के बीच में बनेगा। तो मुझे पता है नेगेटिव साइड पे बनना है, तो मैं पॉजिटिव साइड ज़्यादा क्यों बनाऊंगी, मैं नेगेटिव साइड ज़्यादा बनाऊंगी। -3 -4 -5। अब क्योंकि -4 लिखा है तो ये -4 और -5 के बीच में बनेगा। और ये पार्ट तो सिंपल है, 4 है तो कितनी लाइन्स, 1 2 3, और 1 है ऊपर तो -4 के जस्ट बाद वाली फर्स्ट वाली लाइन, ये हो जाएगा हमारा -4 होल 1/4। अब हमें इन तीनों को सिंगल लाइन पे बनाना था। पहले मुझे ये बताना है कि ये प्रॉपर है, ये कैसा है, ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 बाय 1 बनाएंगे। देखो पहले हम बनाएंगे 2/3 को, तो ये तो हमें पता ही है कि ये कैसा है, प्रॉपर है, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है। 3 डिनोमिनेटर है तो 2 इक्वल लाइन्स बनेंगी, और सेकंड वाली यानी 0 के बाद सेकंड वाली आंसर। अगेन -5/4, तो पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे तो -1 होल 4/1। कैसे लिखा देखो मैंने, 4 डिवाइड बाई 5, 4 1 4, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया डिवाइजर। और QR/D, Q R और D, और नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ लग गया। अब -1 यानी -1 और -2 के बीच में बनेगा, और 4 डिनोमिनेटर है तो कितनी इक्वल स्पेसिंग होगी, 3 इक्वल स्पेसिंग होगी। और फर्स्ट वाला आंसर होगा तो -1 के बाद फर्स्ट वाली लाइन, दैट इज -5/4। नेक्स्ट इज 1 होल 1/2, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है। 1 होल यानी 1 के आगे बनेगा, 2 यानी 2 इक्वल लाइन्स बनेंगी, और फर्स्ट वाला नंबर यानी फर्स्ट वाली लाइन लेनी है, तो दैट इज 1 होल 1/2। तो ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए जो हमें रिप्रेजेंट करने थे ऑन अ सिंगल लाइन। सिंगल बोला है तो एक ही लाइन पे करने हैं, अदरवाइज हम 3 डिफरेंट नंबर लाइन्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। So I hope now it is clear to you how to draw fractions या rational numbers on a number line, how to represent them. Now next we have find the 3 distinct rational numbers between -1/2 and 1/4. हमें 3 distinct rational number बताने हैं इनके बीच में। तो सिंपल है, इसमें हमें ये देखना है कि मुझे -1/2 और 1/4 के बीच में रेशनल नंबर बनाने हैं। तो पहले मैं डिनोमिनेटर सेम करूँ, क्योंकि अभी तो मैं डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है, ये नहीं समझ पा रही हूँ कि -1 और 1 के बीच में कैसे बता दें। तो मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -2/4। अब एक मेरे पास 1/4 है और एक है -2/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 4, तो अब मैं जज कर सकती हूँ 4 और 4 डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब -1 और 2 के बीच में क्या नंबर आते हैं, -1 के और 2 के बीच में तो 2 नंबर आ रहे हैं, 0 और 1, यानी 0/4 और 1/4। तो -1/4 और 2/4 के बीच में कौन से 2 नंबर्स आ रहे हैं, 0/4। सो 0/4 और 1/4, पर मुझे तो कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब यानी अभी इस डिनोमिनेटर से भी काम नहीं चलेगा, तो और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। 2 2 4, 4 2 8, और इसका भी डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 4 8 और 2 1 2। अब मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब मुझे -4 और 2 के बीच में देखना है। -4 और 2 के बीच में क्या आएगा, -3 -2 -1 0 और 1। तो -4/8 और 2/4 के बीच में तो इतने सारे नंबर हैं, एनी 3 पूछे हैं, तो हैंस द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4 आर। अब ध्यान से देखो, -4 और 2 के बीच में पूछा था, हमने क्या बोल दिए, -3 -2 -1 0 1, हमने तो 3 से ज़्यादा बता दिए। पर डिनोमिनेटर अब क्या है सबका, अब जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, 8। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना, सिर्फ नंबर्स नहीं लिखने, डिनोमिनेटर भी हमें लिखना ही है, 8। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब 3 क्या, जितने भी पूछेंगे उतने बता सकते हैं। अब अगर मुझसे 5 8 पूछते तो 8 तो नहीं आ रहे इसमें, -4 और 2 के बीच में 8 नहीं है, तो बस मुझे 5 मिले, तो मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देती। तो जितने ज़्यादा चाहिए उतने ज़्यादा डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे, इक्वल करते जाएंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंपल है, पहले डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या लेंगे, एलसीएम।
2 2s are 4, 2 3 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So 2 into 2 into 3, which is 12. So minus 4 upon 1 upon 4 plus 5 upon 10. LCM is 12. Numerator as it is 4 के टेबल में 12 3. Then again numerator as it is. So minus 3 plus 5 upon 12. Plus minus minus. And greater number का sign, which is positive 2. So 2 1s are 2, 2 6 are 12. So 1 upon 6 is the answer. Simple simplification थी, बहुत ही easy simplification. Now moving to next question, that is, a tailor has 15 whole 3 by 4 meter of fine silk. If making one kurta requires this much of silk, exactly how many kurtas he can make? सिंपल है कि अगर मेरे पास इतना सारा सिल्क है और इतने सिल्क से एक कुर्ता बनता है तो कितने कुर्ते बनाए जा सकते हैं? तो मैंने कहा टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, कितनी लेंथ ऑफ क्लोथ है मेरे पास? आई हैव 15 होल 3 by 4 मीटर. अगर इसे कन्वर्ट करें तो 15 4 जा 60 एंड देन 63 by 4 मीटर. नाउ क्लोथ यूज टू मेक वन कुर्ता. एक कुर्ते के लिए कितना क्लोथ यूज़ हो रहा है? 2 होल 1 by 4 मीटर, विच इज़ 4 2 8 plus 1, विच इज़ 9 by 4 मीटर. सो नंबर ऑफ कुर्तास दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस क्लोथ कैसे निकालेंगे? कभी भी किसी चीज़ का नंबर, तो टोटल चीज़ डिवाइडेड बाय द वैल्यू फॉर 1 के लिए जितनी है उससे डिवाइड कर दें. ठीक है, तो इतना सारा था, उसमें से इससे डिवाइड कर दिया तो पता चल जाएगा कितना यूज़ होगा. अब फ्रैक्शंस को तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड तो हमें नहीं आता, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट, तो ये नंबर का क्या हो जाएगा? इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल. नाउ 4 1s are 4, 9 1s are 9, 9 7s are 63. सो हाउ मेनी कुर्ताज? 7 कुर्ताज. तो सिंपल था, सिंपल हमारे पास डिवाइड की एक वर्ड प्रॉब्लम थी, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी अपनी करी है. सिंपल वही करना था हमें. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415, 3.1415 एंड 3.1416. ये है 1. अगर हमें डेसिमल के बाद देखूँ सिर्फ इतनी डिजिट को, तो ये है 15 और 16. 15 और 16 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर्स नहीं है. लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ 0, क्योंकि डेसिमल के बाद तो हम चाहे कितनी भी जीरोज लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 और 60. और अब 50 और 60 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, हमें कितने पूछे हैं? 3. सो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर, क्या है? 50 और 60 के बीच में. हम सिर्फ लास्ट पार्ट को देख रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ लिखेंगे. 3.141 51, 3.141 52, 3.141 53 एंड सो ऑन. कितने भी लिख सकते हैं, 54 55 56 57 58 59. हमसे 3 पूछे थे, वी विल आंसर ओनली 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर? तो इससे पहले मैं एग्जाम्पल से सॉल्व करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया. पहली बात तो कि येस हम सॉल्व कर सकते हैं. कैन यू फाइंड एनी अदर वे? येस, देयर इज़ वन सिंपल वे to find the rational. Yes, we can find rational number between any two numbers. हम easily find कर सकते हैं. yes. और उस मेथड का नेम क्या है? The method name is simple, that is average. The name of the method is average. अब एवरेज से कैसे कर सकते हैं? तो एग्जांपल देंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5 और एक है 3. अब अगर मुझे इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो एवरेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 2 नंबर्स A एंड B, तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा? A + B/2. दोनों नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर भी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ 8/2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो क्या आ जाएगा? 4. तो 4 क्या आता है? 3 और 5 के बीच में. यस. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 16. तो हमने एवरेज निकाला 2 + 16/2, दैट इज़ 18/2, विच इज़ 9. क्या आता है? 9 2 और 16 के बीच में. येस. तो एवरेज इज ऑल्सो अ मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर्स between any two rational numbers. So we have completed these 2 exercise. So next 3.5 exercise we will do in the another video. So let's start with our new exercise, that is exercise 3.5 and the last exercise of this chapter 3, the world of numbers. ध्यान से देखेंगे. Without performing long division, determine which of the following rational numbers, यानी ऑलरेडी बता दिया है कि जो गिवन नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स हैं? रैशनल. will have terminating decimals and which will be repeating decimals. अच्छा, किसकी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अगर हम इनमें से किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं रैशनल नंबर को, तो किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी? क्योंकि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या होती हैं रैशनल में टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये हमने किसमें पढ़ लिया था? ये हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये बात कवर कर ली थी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होती हैं? आइदर दे आर, क्या होती है रैशनल नंबर की, या तो टर्मिनेटिंग होती है, यानी सो ऑन नहीं होगा, बस खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, एंड हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी खत्म नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, जिसमें हम रिपीटिशन की वजह से बार भी लगा देते थे नंबर्स पे. तो या तो ये होगी या ये होगी, पर बिना डिवाइड करे बताना है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन.
देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। पहले बिना डिवाइड करे बताओ और फिर डिवाइड करके चेक करो एंड एक्सप्रेस दी रेशनल नंबर और डेसिमल, और फिर से डेसिमल में भी कन्वर्ट करो। तो बिना डिवाइड करे हम कैसे चेक करते हैं, पहले तो हमें ये रूल पता होना चाहिए कि बिना डिवाइड करे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल जो इसकी एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए हमें एक लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने माइंड में याद रखनी है। ध्यान से देखेंगे, एक लाइन है, इफ़ द डिनोमिनेटर या रैशनल के केस में p अपॉन क्यू अगर रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर मतलब क्यू की बात कर रहे हैं, इज इन द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। यानी अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा वो किस फॉर्म में है, 2 की कुछ पावर्स में इंटू 5 की कुछ पावर्स में, तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उस केस में कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। सिंपल है कि अगर इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगी और इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब पहले तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ है 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n का, फिर हम इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव अ रैशनल नंबर, मैंने एग्जांपल ली कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3/8। अब मैंने इसको क्या कंसीडर करा रैशनल यानी p अपॉन q, तो डिनोमिनेटर क्या है q। अब q की बात क्या करेगी कि q की फॉर्म होनी चाहिए 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n, यही होनी चाहिए। अब अगर मैं q को यानी 8 के फैक्टर करूँ, अगर मैं 8 के क्या करूँ फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 3। मैंने डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू द पावर 3 तो लिख दिया, पर इसमें क्या 5 आ रहा है हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3 तो आ रहा है बट 5 आ रहा है क्या, नहीं। तो मैं इसे कैसे लिख दूँ, 5 नहीं है यानी 5 रेज़ टू द पावर 0 लिख दूँ। 5 की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, 5 की पावर 0 भी तो क्या होता है 1। तो मैंने इसे 2 और 5 की पावर्स में लिख दिया। अब मैं इस 3/8 को डिवाइड करके देखती हूँ। 3/8 का मतलब 3 हमारा डिविडेंड है और डिवाइड बाई किससे करना है 8 से। अब देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 8, 8 2 16, 3 8 24, माइनस करेंगे 6, पॉइंट तो लगा हुआ है 0, तो 7 8 56, पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0, 8 5 40, तो मेरे पास क्या आ गया 0.375। टर्मिनेटिंग है, रिपीट, कोई अनएंडिंग तो है नहीं, एंड तो हो गया इसका 0.37 यानी तो टर्मिनेटिंग आ गई। अब ये टर्मिनेटिंग आई है कब, जब इसका डिनोमिनेटर मैंने किस फॉर्म में लिखा है 2 की पावर्स में और 5 की पावर्स में। अगर 2 की पावर में नहीं है तो हम 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 5 एब्सेंट है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए और कुछ नहीं। अगर इसी के साथ एक और फैक्टर में 3 या 4 या 7 आ जाता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, तो ये हमारे पास हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि अब हम अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाए, एग्जाम्पल अगर हम लें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए हमें क्या एग्जाम्पल लेना है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल 4/15। तो हमने 4 एज इट इज लिखा, 15 के फैक्टर्स कर दिए, देखो 3 5 15, 5 1 5, तो 3 5 और 2 एब्सेंट है तो 2 रेज़ टू द पावर 0। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है एक्स्ट्रा 3। हमने तो कहा था कि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में होना चाहिए, आइदर 2 आइदर 5 और आइदर बोथ, ये नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। तो 4/15 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के मैंने क्या लगा दिया 0, 15 2 30, नाउ 10, पॉइंट तो लगा हुआ है फिर से क्या लगा दिया 0, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से क्या लगा दिया 0, 15 6 90, देन अगेन 10, पॉइंट लगा हुआ है 0, 15 6 90, देन अगेन 10, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 15 6 90। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बार बार 6 जो है हमारा 0.26 रिपीट होता जा रहा है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है हमने से कहा था कि उसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दे बार। अब ये तो कैसा हो गया, एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी हो रहा है, तो ये कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों आया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा भी कोई और फैक्टर है। अगर हमें 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर हमें 2 और 5 के फैक्टर्स मिल रहे हैं, अगर 2 प्रेजेंट है तो भी हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 एब्सेंट भी, और 5 प्रेजेंट है 2 नहीं है तो भी 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस केस में कैसी एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब हमें ये 3 पार्ट्स को चेक करने के लिए कहा है तो हम ये 3 पार्ट्स चेक करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज 7/20। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 7/20। ध्यान से देखेंगे, पहले हम 20 के फैक्टर्स की बात करते हैं। 7/20 में 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखें 20 के फैक्टर्स हम करेंगे 2 1 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 कितनी बार रिपीट हुआ 2, और 5 रेज़ टू द पावर 1। तो ये तो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स में आना है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इज़ इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। देयरफॉर ये कैसी एक्सपेंशन होनी चाहिए 7/20 शुड बी अ टर्मिनेटिंग, यानी इसका तो एंड हो जाना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर पहले तो विदाउट डिवीजन बताओ फिर डिवाइड करके भी बताओ, यानी अब हमें चेक भी करके बताना है। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिविडेंड बनता है, यानी अंदर लिखा जाएगा और 20 बाहर। ना पॉइंट लगाएंगे 0, क्योंकि 20 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 23 60, अगेन पॉइंट तो लगा हुआ 25 100,
तो बताएं कितना आ रहा है, यानी 7/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.35। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कैसा आ रहा है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ रही है, सो ऑन तो आ ही नहीं रहा। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, दैट इज़ 4/15। सेकंड पार्ट हमारे पास यही था, 4/15। अगेन इसके फैक्टर करते हैं 15 के फैक्टर्स करेंगे, 3 5 15, 5 1 5। अभी हमने पीछे भी 4/15 ही सॉल्व किया था, तो इसके फैक्टर्स करेंगे 3 5 1। तो डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में तो नहीं आ रहा, उसके साथ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। चलो अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं भी है तो 2 0 लिख दूँ, पर खाली 2 और 5 होनी चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए था। तो सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 m एंड इंटू 5 m, जब हम 2 इंटू 5 कह रहे हैं तो 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए, और कोई पावर का मतलब नहीं है। देयरफॉर 4/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसे चेक भी करना है, तो 4 और 15 कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, डिवाइड करनी है, पॉइंट लगाए, 4 15 2 30, देन 10 पॉइंट लगा 0 तो 15 6 90, देन अगेन 10 पॉइंट लगा 0 तो अगेन 15 6 90, अगेन 10 तो नहीं डिवाइड हो सकता 15 के टेबल में, तो पॉइंट लगा हुआ 0 अगेन 6 90। तो बार बार हम देख रहे हैं कि ये 10 ही आता रहेगा, यानी 4/15 जो है वो 0.2666 रिपीट हो रहा है। इसे हम 0.26 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट, विच इज़ 13/250। तो अब 250 के फैक्टर करते हैं, 250 के फैक्टर 5 5 25, 5 10 50, 5 2 10, 2 1 2, यानी 5 raised to the power 3 इंटू 2 raised to the power 1। अब ये 2 और 5 के फैक्टर्स ही हैं ओनली, सिंस डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore 13/250 is a terminating decimal। यही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन हमें तो चेक करना पड़ेगा, अभी तो हमें डिवाइड भी शो करनी पड़ेगी। चेक को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ भी हमने चेक किया है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर रहे हैं तो हाईलाइट। अब हम डिवाइड करेंगे 13/250, ऊपर वाला हमारा डिविडेंड है न्यूमरेटर, ठीक है। 13 तो नहीं आता तो ऑब्वियसली पॉइंट लगाएंगे 0, 130 भी नहीं आता तो एक और पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 00। अब 255 का क्या होता है, 1250, तो फिर से क्या आ जाएगा 50, पर पॉइंट 50 तो नहीं आएगा, 2 के टेबल में पॉइंट लगा ही हुआ है ऑलरेडी, तो फिर से 0 लगा देंगे, और 2 का क्या हो जाएगा 500। सो 13/250 को हमने कैसे लिख दिया, 0.052। तो ये हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो सिंपल है, हमें तो क्या क्या करना था, हमें पहले विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना था, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करके। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर्स में है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर उन्होंने कहा था चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, एंड थर्ड आंसर्स को डेसिमल में लिखना था, फ्रैक्शंस को। तो हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया है और चेक भी कर लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Perform the long division for 1/13. Identify the repeating blocks of digits. Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? Now compute this what you notice. पहले तो कहा है कि लॉन्ग डिवीजन से 1/13 सॉल्व करो। तो सिंपल है, अगर हमें 1/13 बोला है डिवाइड करने के लिए, तो 1 हमारा क्या होगा, डिविडेंड, और 13 डिवाइस है। अब 13 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 0, पर 10 भी नहीं आएगा, फिर से 0 लगाएंगे, एक और 0। नाउ 13 7 दैट इज 91, माइनस करेंगे 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब नाउ 13 6 दैट इज 78, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, पर फिर से पॉइंट लगाए तो 0 ले लेंगे। नाउ 9 13 9 117, माइनस करेंगे आ जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 2 26, माइनस करेंगे 4 40 ले लेंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है, 13 2 अगेन 26, तो फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सॉरी 13 3 चला सकते हैं हम, 13 3 इज 39, 13 3 39, तो ये आ जाएगा 1। अब अगर हम ध्यान से देखें 1 लग गया तो फिर से 1 ही तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, देखो 1 है तो फिर से अगेन यू विल पुट 0, पर इससे नहीं सॉल्व हो जाएगा तो फिर से क्या लगाओगे 0, फिर से 100 आ गया। अब 100 है तो 13 क्या चलेगा, 7 91 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो ये 0 7 वाली चीज़ फिर रिपीट हो रही है, यानी 3 के बाद से फिर से नंबर रिपीट हो रहा है, 3 के बाद से दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिखती हूँ कि 1/13 है, उसको मैंने डिवाइड किया तो देखा कि यहाँ तक आने के बाद 0.7692 इसके बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो रही है, तो यानी इतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बतानी थी, तो यही ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हमने लिख दिया, ये क्या है हमारे रिपीटिंग ब्लॉक। नाउ अब हमसे पूछा है कि इसकी हेल्प से 1/13 की हेल्प से 2/13 बताओ, तो 2/13 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1/13, यानी 2 × 1/13 की जगह यही रिपीटिंग पूरा ब्लॉक 0.07692 3। अब देखो 1/13 की जगह मैंने ये लिख दिया, 1/13 की जगह ये लिख दिया,
ध्यान से देखेंगे। और अब मैं कह रही हूँ कि 2 इंटू 1/13 यानी 2 इंटू दिस, तो सिंपली 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15। तो यानी हमारे पास अब ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद से सेम चीज़ तो रिपीट नहीं हो रही। नाउ 3/13 यानी 3 इंटू 1/13 करके देखते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखें, 3 इंटू फिर से 1/13 की वैल्यू यानी 0.0769223, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27, 3 6 18 और 2 20, देन 3 7 21 23, ये आ जाएगा 0.230769। नाउ अगेन 4/13, 4 इंटू 1/13 यानी 4 इंटू दिस 0.076923, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.307692। अब ध्यान से देखेंगे ये हमने क्या किया है, सिंपल था, इन्होंने कहा था 1/13 की हेल्प से हमें 2/13, 3/13 और 4/13 निकालना है, उसके लिए दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ एक बार और रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13, वी हैव डन दिस। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये समझना है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि इफ़ यू इवेलुएट 2/13 कि अगर आप 2/13 को सॉल्व करते हो तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने 2/13 की डेसिमल एक्सटेंशन को देखा, इसमें डिजिट्स क्या आ रही हैं, 1 5 3 8 4 6। साइक्लिक का मतलब है कि जो 1/13 में डिजिट्स आ रही थी वही सेम डिजिट्स आनी चाहिए, आगे पीछे हो सकता है ऑर्डर लेकिन डिजिट सेम आनी चाहिए। क्या यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ रहा है, नहीं, यहाँ 6 है चलो 6 आ रहा है, 9 9 2 9 3 आ रहा है, पर यही सारी डिजिट्स आनी चाहिए थी। तो क्या इसकी एक्सपेंशन में वही सारी डिजिट्स आनी है, नो। सो 2/13 डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर सेम नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिजिट सेम आनी चाहिए, तो नहीं आ रही। अब यहाँ आते हैं, नाउ कंप्यूट दिस एंड दिस, व्हाट डू यू नोटिस। अब हमने 3/13 और 4/13 भी निकाल लिए थे। 3/13 में देखो 0 0 7 7 6 6 9 9 2 2 3 3 0, यानी ये तो आ रही है डिजिट्स, सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये तो सेम डिजिट्स रिपीट हो गई, सेम डिजिट्स आ गई ना जो 1/13 में थी, यानी ये तो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा 3/13। अब बात करते हैं 4/13 में, 0 0 7 7 6 6 9 9 2 2 3, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें भी आ रही हैं, यानी दे विल शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है, दे आर शोइंग द साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो 1/13 में डिजिट्स थी सेम वही डिजिट्स आनी चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन अगर डिजिट सेम नहीं है तो यानी साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हम जो भी हम पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसमें हम ऑलरेडी ढंग से पढ़ चुके हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं वो रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहे हैं तो भी वो रेशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है जैसे कि पाई है और ये सब नंबर्स हैं तो ये कैसे हैं, इरेशनल। और भी हम कुछ पढ़ चुके थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं जैसे √25 √16, परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होते हैं, रेशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो हमें भी वही करना है। तो क्या बोला है, क्लासीफाई द नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो उनका फ्रैक्शन भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, √81 हमें पता है ये तो स्क्वायर रूट है किसका, 9 का, फिर भी हम इसे शो करेंगे तो कैसे, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमने कहा अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अंडर रूट में हमें पता है कोई भी चीज़ तभी बाहर आती है जब उसके पेयर बन जाते हैं, यानी इसका पेयर बाहर आ जाएगा और ये इसका, तो रूट में कुछ भी नहीं बचा, क्या आ गया 9। और इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, रेशनल 9/1, 9 को कैसे लिखेंगे 9/1, और हमें पता है ये तो P/Q में है, ये कैसा नंबर है, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि ये कैसा नंबर है, रेशनल। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट दैट इज √12, तो 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट से तो वही बाहर आ सकता है जिसका पेयर बन जाए, तो हमारे पास किसका पेयर बन गया है, 2 का, पर 3 का तो पेयर नहीं बना, तो 3 तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना तो 3 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा हमारे पास। तो इसके लिए क्योंकि 3 रूट में रहेगा तो ये कैसा नंबर होगा, अब 2 तो रेशनल है बट √3 कैसा है, इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, इरेशनल। एक रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, इरेशनल, देयरफॉर √12 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल के लिए हमें कोई प्रूफ नहीं देना होता, इरेशनल के लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं होती, रेशनल के लिए हमें दिखाना पड़ता है सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान से देखेंगे, 0.3333 एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि ये सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी ये तो रेशनल है, तो ये तो हमें पता है कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, देयरफॉर इट इज़ रेशनल। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये तो पता है रेशनल नंबर है, पर हम उसे फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड का ये पार्ट में यहाँ पर करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, कभी भी किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जैसे कि इसे हम 0.3 का बार भी लिख सकते हैं, इसे अगर हमें P/Q फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम इसे x लेट करेंगे, और x लेट करते हुए हम बार नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी से इसे 3 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं। वैसे आप इसे 2 टाइम भी रिपीट करके लिख सकते हो कि 0.33 लिख दिया और सो ऑन लगा दिया, मैंने इसे 3 टाइम्स रिपीट करके सो ऑन लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे बोला है इक्वेशन 1।
अब मुझे बताओ कि कितनी डिजिट्स रिपीट हुई थी। हाँ, तो एक ही सिंगल डिजिट रिपीट हुई थी 0.3 बार में। बार कितनी डिजिट्स पे है? सिंगल डिजिट पे। तो क्योंकि बार सिंगल डिजिट पे है तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। और अगर 2 डिजिट्स पे होता तो 100, 3 डिजिट्स पे होता तो 1000। सिंगल डिजिट पे है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। 10 इंटू एक्स 10x। अब 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, ये राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड पे 10 है तो 1 पॉइंट यानी 3.33। और ये तो 100 है। अब देखो यहाँ 2 3 रह जाएंगे क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस नंबर में 100 का मतलब मैं इसमें कितने भी 3 लगा सकती हूँ ना? तो मैं इसे 2 की जगह एक और 3 लिख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऊपर भी 3 थे डेसिमल के बाद, तो मैंने यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने लिख लिए? 3। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन भी है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन भी। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 को। तो ध्यान से देखेंगे 10x 3.333 एंड सो ऑन, और x इक्वल्स टू 0.333। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x माइनस एक्स इज 9x एंड दिस माइनस दिस इज 3 में से 3 0 0 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 3.0 इज नथिंग। पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3। x इज इक्वल्स टू 3/9। 3 1 3 3 3 9 विच इज़ 1/3। तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया? यानी कि 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/3। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड। अब यही हमें ध्यान से समझना है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ इज 0.12345 12345 12345। अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिर से रिपीटेशन हो रही है। अब फिर से सेम डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, यानी ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास? एक बार ध्यान से देखेंगे, 0.12345 12345 एंड अगेन हमारे पास क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो ये तो सेम चीज़ हो गई। क्या हो गई? रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12345। 5 के बाद रिपीटेशन, यानी ये रिपीटिंग ब्लॉक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसी फॉर्म है? इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या डेसिमल, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर हो? रैशनल। यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल। अब रैशनल है तो P/Q फॉर्म में लिखना है इसे। ध्यान से देखेंगे इसे P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगेन हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है दैट इज़ 1 2 3 4 5। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो P/Q फॉर्म में लिखने के लिए हमने फिर से लेट किसे किया? x इज इक्वल्स टू 0.12345। अब क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है तो मैं इसे 3 बार रिपीट करने की जगह 2 बार रिपीटेशन में लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर से क्या मान लिया इसे? फर्स्ट इक्वेशन। अब कितनी डिजिट पे बार था? ध्यान से देखो 5। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतनी ही 1 के आगे जीरोस। जैसे 1 सिंगल डिजिट पे बार था तो 10 से यानी एक जीरो लगाई थी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 डिजिट्स हैं तो 1 लिखा और 1 के आगे 5 जीरोस। 1 2 3 4 5 जितने डिजिट्स पे बार होता है रिपीटिंग होती है उतनी ही 1 के आगे जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख इंटू एक्स दिस। और अब इसकी मल्टीप्लाई ध्यान से देखो, अगर मुझे इस चीज़ की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई इतनी से करनी है तो कितनी जीरोस है? 5। तो ये 5 जंप्स राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 5 जंप्स 1 2 3 4 5 यानी 1 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। 5 जंप लगाएगा तो 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ अगेन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 1 लाख x 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 माइनस 1x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 2 3 4 5। अब इसके न्यूमरेटर ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है पर डिजिट्स तो रिपीट हो सकती हैं तो हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। सो ऑन का मतलब है जितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख x माइनस x तो क्या हो जाएगा? x मतलब 1 सो 9999 x इज इक्वल्स टू। नाउ डेसिमल के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है तो सेम 1 में से 1 2 में से 2 तो ये क्या आएगा डेसिमल के बाद? तो 0 ही आएंगी और दिस माइनस 0 इज 1 2 3 4 5। नाउ पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल और डेसिमल के बाद और जीरोस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर किसमें आ जाएगा? डिवाइड। अब अगर ये कैंसिल आउट हो सके जैसे 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है तो हमें करना है सिंप्लीफाई। 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 1 3 3 1 3 3 5 15। So answer is this. Now next part, that is fifth part, 1.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो ये तो कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग सो ऑन है और रिपीट भी नहीं हो रही है कोई चीज़। सो एज
it is non-terminating, non-repeating डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसी एक्सपेंशन किसकी होती है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो ये किसकी होती है? इरेशनल नंबर की। देयरफॉर इट इज़ इरेशनल। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। नाउ सिक्स्थ पार्ट 23.56 दिस। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आगे सो ऑन तो है ही नहीं, यानी तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो ये कैसा नंबर है? क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट हो गया है। 23.56 0 185612 239 2398 7479 7479 0120 0120, क्योंकि ये तो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग को डेसिमल में लिखना बहुत ही सिंपल है। सिंपली इतने बड़े नंबर को हम लिखेंगे 2356 018561223987479012 अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 1 आ जाएगा। डेसिमल रिमूव किया तो हमने क्या लगा दिया? 1। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ध्यान से देखेंगे 21। तो डेसिमल हटाएंगे 1। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 तो जीरो आ रही है। तो अगर मैं ये वाली 0 और 21st वाली 0 को कट कर दूँ तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 20। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर यूजिंग दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग प्रूव दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1। बेसिकली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार है तो 3 बार रिपीट कर दिया। हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं? इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स 10x, और इसको 10 से करेंगे तो राइट साइड पे 1 जंप यानी 9.99। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2, तो रिपीटेशन को हम कितनी भी बार कर सकते हैं? नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 10x 9.999 एंड दिस इज x। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, माइनस करेंगे 10x माइनस x इज 9x, और अगेन ये तो पॉइंट के बाद दिस माइनस दिस 0 9 माइनस 0 इज 9। पॉइंट और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 9/9 विच इज 1। यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/7 इज अ साइकिल। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड whose reciprocal produce a decimal with repeating digits। उन्होंने कहा है 1/7 को अगर डिवाइड करो तो ये एक साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक्स प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1 तो नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 7, 3 पॉइंट लगाए 0, 7 4 28, देन 2 पॉइंट लगाए 0, 7 2 14, देन 6 पॉइंट लगाए 0, 7 8 56, 4 पॉइंट लगाए 0, 7 5 35, 5 पॉइंट लगाए 0, 7 7 49, देन अगेन 1। तो फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, यानी क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इज इक्वल्स टू, फिर से सेम चीज़ रिपीट होगी तो 0.142857। इसमें ये हमारा क्या है? रिपीटिंग ब्लॉक। अब ऐसे ही हमें और साइकिल्स पूछें तो हम 2/7 के लिए करके देखते हैं क्या रिपीटिंग हो जाएगा? 2 इंटू 1/7 विच इज़ 2 इंटू 0.142857। तो 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे ये आ जाएगा 0.285714। क्या सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? 1 1 4 4 2 2 8 8 5 5 7 7। तो ये तो साइक्लिक है। फिर 3/7 के लिए देखते हैं 3 इंटू 1/7 विच इज़ 3 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे 142857 अब देखते हैं क्या सेम डिजिट रिपीट होंगे? 1 1 4 4 2 2 8 8 5 5 7 7। ये भी रिपीट होगी तो ये भी कैसा है हमारे लिए? साइक्लिक। ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? साइक्लिक। सो 2/7 एंड 3/7 आर शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब उन्होंने कहा है हमें ऐसे ही और फ्रैक्शंस बताओ, जैसे 1/7 है, ऐसे ही अभी हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी किसकी रीड की थी? अभी हमने की थी साइक्लिक प्रॉपर्टी किसकी? 1/13 की। तो हमें और एग्जांपल्स बताने हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट हमें डिवाइड करके चेक करना है, पर अभी हमें ऑलरेडी पता है तो हम कह सकते हैं एज 1/13 भी जो है उसके साथ क्या क्या तैयार था? 3/13 4/13 आर द रैशनल नंबर्स दैट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि और ऐसे कौन से नंबर हैं? ट्राई टू फाइंड मोर whose reciprocal produce सेम रिपीटिंग ब्लॉक विच आर साइक्लिक। यही पूछा था हमसे। और सिमिलरली जैसे हमारे पास 1/7 है और हमारे पास क्या हो सकते हैं? एंड 1/17 भी एक ऐसा ही नंबर है। इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा? 2/17। सिमिलरली 1/19 भी है। तो यही हमारे क्या हैं और एग्जाम्पल साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ के। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।